मार्क्स दिख रहे हैं, जो मोबाइल वगैरह के मार्क्स हैं। इस कार्यक्रम को करने का जो कारण है, आइए हम सबसे पहले उनको जानने का प्रयास करते हैं कि हमने ये शुरू क्यों किया, इस मुहिम को हमने क्यों शुरू किया। विमर्श की हम बात करें तो विमर्श का जो अर्थ है वो विचार से है या विवेचना से है या परीक्षण से है। स्त्री के परीक्षण की जरूरत क्या पड़ रही है? ऐसा क्या है समाज में कि हम स्त्री के परीक्षण की बात, तो अगर स्त्री विमर्श की बात करें तो इसका अर्थ हुआ स्त्री की अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप में किया जाने वाला कार्य, ये है इसकी सही परिभाषा। और इसमें काम करने के लिए अब हमें सही मायने में संगठित होकर कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्तराखंड में नारी विमर्श की अगर हम बात करें तो आज भी नारी विमर्श स्वर घर परिवार समाज में होने वाली नारी अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। समाज, संस्कृति, धर्म, शास्त्र से या नए ढंग के वैचारिक मुठभेड़ अगर हम माने तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ये नई तरह की मुठभेड़ हो रही है स्त्री विमर्श या नारीवाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और आज हमारे क्षेत्र की अगर हम उत्तराखंड क्षेत्र की बात करें तो स्त्रियां जीवन के सभी गतिविधियों के केंद्र में हैं। शिक्षा, खेल, माउंट क्लाइंबिंग, गीत, संगीत, लोक संस्कृति के संवर्धन के प्रयास, सामाजिक आंदोलन, प्रशासनिक सेवा, पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्य अगर वो कर रही हैं और बहुत सारे अन्य तरह के प्रशासनिक कार्यों के साथ उनकी सक्रियता, भागीदारी हमें हर तरफ से दिख रही है। आज उत्तराखंड में स्त्री विमर्श चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर इस चर्चा को आयोजित करने का मूल उद्देश्य मात्र यही है कि सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक रूप में अपनी विशेष पहचान बना चुकी कई ऐसी महिलाओं से आप सभी को न केवल रूबरू करा सके बल्कि उनकी जिजीविषा व संघर्ष की प्रेरणा को आप तक पहुंचा सके उन्हीं के द्वारा। तो इन्हीं सब शब्दों के द्वारा हम अब चर्चा का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप लोग 1 से 2 मिनट में अपने आप को अनम्यूट करके अपने अपने बारे में संक्षिप्त रूप में बताएं। मैं रविंद्री मेंदवाल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनसे शुरुआत की जाए। मैम आप। थैंक यू सो मच बेटा। कैन यू आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। You are very much audible to me. Yes. Okay, definitely. जी मंद्र और पूर्व में सचिव प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रही हूँ। तो मैं डिप्टी रजिस्ट्रार को महिला मुद्दों पर, बच्चों पर काम करने का है वो हमेशा करती रहती है। तो आज आपका जो ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई लेकर तो सबके सब आए सामने। हम जितने भी लोग हैं आजकल वैसे भी लॉकडाउन तो एक मुद्दा एक अच्छा इशू है। हम अपनी जो जागरूकता है उसको और इसके ऊपर और भी काम करने भाई तेरी है कोई तो मैं तो अर्चना जी आप अनम्यूट कीजिए। I request all the participants please mute, unmute, मतलब mute yourself so that जो हमारे main speaker होंगे वो बोलेंगे तभी हम लोग सुन पाएंगे सबको। मैम please carry on। मैम over to you, रामिंद्री मैम, over to you मैम। शायद वो अनम्यूट नहीं करिए, उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो कोई और अगर स्पीकर पार्टिसिपेंट आपको आप इनवाइट करेंगे तो। जी रामिंद्री मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? आपको सुनाई पड़ रहा है? बेटा बहुत कम सुनाई पड़ रहा है। मैम आप हमारे यहाँ सब ठीक है? आप ना अपना स्पीकर का वॉल्यूम ऑन ऑफ वो करिए, हाई करिए। अच्छा ठीक है आपके जी अब आवाज आ रही है? जी प्लीज मैम कैरी ऑन। हाँ, इसके बारे में मैंने बताया थोड़ा सा। तो मैं महिला आयोग रही हूँ, इसके प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रही हूँ।
अभी मैं हाल में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हूँ और साथ में जो महिला मुद्दों और बच्चों के काम करती हूँ, बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई कि इस बहाने मिल पाए सबके साथ। Thank you so much, ma'am. Now I request Dr. Harshwanti Bisht. Please, ma'am, introduce yourself. हालांकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमसे फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं अन्य जगहों से, वो आपको और भली भांति आपसे परिचित हो पाएंगे। प्लीज ओवर टू यू मैम, प्रोफेसर हर्षवती बिष्ट मैम। मैं हर्षवंती बिष्ट हूँ। मैं अभी रिसेंटली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। मैंने माउंटेनियरिंग किया है, नंदा देवी है। 1981 में अर्जुना अवार्ड मिला था मुझे, और उसके बाद मैंने गंगोत्री गौमुख एरिया में भोजपत्रों का संरक्षण किया है। कुछ पुस्तकें लिखी हैं और कुछ लेख इत्यादि लिखती रहती हूँ। और विमेन्स इशू में भी शुरू में हम लोग काफी एक्टिव थे जब उत्तरकाशी। This is my introduction. This is all good. Thank you so much, ma'am. Now I request मधु मैखुरी मैम, आप अपना परिचय हमें दें। आपका स्वागत है हमारे मंच में। जी, मधु मैम, मधु मैखुरी मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं सर्वप्रथम श्री बौखंडी जी और आपका श्रीमती अर्चना टिपरी जी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपने स्त्री जो विमर्श है इस ज्वलंत मुद्दे पर मुझे बात करने का, मुझे प्रतिभागिता का अवसर प्रदान किया है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय जन हैं, उनको मैं उन सभी को मेरा नमन। मैं आज के इस मुद्दे से दिल से जुड़ सकी हूँ क्योंकि आपने कहा था कि यह मुद्दा स्त्री के दर्द से, यात्रा से जुड़ा हुआ है, और मेरी यात्रा पोलियोग्रस्त होने की वजह से दर्द से ही शुरू हुई, दर्द में ही चल रही है और दर्द में ही खत्म होगी। मैं आज उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और गोकुल संस्था की सचिव के रूप में मैं दिव्यांगजन की सेवा के लिए समर्पित हूँ। और मुझे यह लगता है, देखिए, मैं पोलियोग्रस्त होने की वजह से उस दर्द से गुजरी हूँ, उन कमियों से गुजरी हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे माता पिता और हमारे परमाध्यक्ष श्री मोहन बगुड़ी, उन्होंने मुझे अपने दर्द को स्वीकार करना, उसको अपनी शक्ति बनाना और यह उसका अर्थ देना कि दर्द किसी उद्देश्य के साथ मिला है। उन्होंने जीवन की एक नई परिभाषा मुझे दी है और मैं अपने समान दिव्यांगजन और जरूरतमंद व्यक्तियों की समर्पित भाव से, शिद्दत से सेवा कर पा रही हूँ। धन्यवाद मैम। मैं अब निवेदन करूंगी कमला पंत मैम से कि वो अपना संक्षिप्त परिचय हमारे फेसबुक के माध्यम से सुनने वाले सभी जो श्रोतागण हैं, जो दर्शकगण हैं, उनको दे। कमला मैम, मैम अपने आप को अनम्यूट करिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी मैम, जी जी। देखो अर्चना, मेरा तो नाम ही कमला है। ज्यादा लाने की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत छोटी सी बात, थोड़ी सी बात, कम वाली बात है। मैं जो है शिक्षा विभाग से एसडीपी डायरेक्टर रिटायर हुई हूँ और अपनी जिंदगी के 20 वर्ष मैंने लिटरेसी मूवमेंट्स बिताए। पर्सनली मेरा अपना संघर्ष तो बहुत नहीं है, लेकिन अन्य महिलाओं के संघर्षों की एक पूरी दास्तान मेरे पास है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेसी के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बोलियों के क्षेत्र में मेरा काम है। मेरा डीफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ हिल डायलेक्ट्स फ्रॉम नेपाल टू भूटान, 57 पर्वतीय बोलियों पर मेरा काम है।
इसीलिए मेरा काम शिक्षा, साक्षरता और बोलियों के संरक्षण पर मुख्य रूप से है। तो जहाँ तक आज की बात है, लोगों के मैं सुनती हूँ लोगों को, आज का जो मेरा वाला हिस्सा होगा वो शायद बहुत कम हो पाएगा क्योंकि बड़ा बृहत है। आज मुझे आप दूसरों को सुनने का मौका दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। मैं आप रिक्वेस्ट करूंगी एक ऐसे सौम्य व्यक्तित्व का जिनसे आप जब आप उनको देखोगे ना, आपको लगेगा कि आप सौम्यता का और सरलता की जो धारा उनमें बह रही है, और वो धारा संगीत के रूप में बहती है, और इतनी सरल और सहज रूप में वो आपको अपनी बातें बताती हैं कि आपको लगता है कि आप उनसे सुनते ही रहिए। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मैम का, जो आकाशवाणी में संगीत निदेशक थी और रिटायर हो चुकी हैं, और अब जो वो कार्य कर रही हैं वो आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना परिचय और बताइए हम लोगों को। सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूंगी सबको। छोटों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, प्रणाम तो प्रणाम ही है। और परिचय तो क्या है, बस संगीत ही मेरा परिचय है। इसी के लिए जीवन है, जी भी इसी के लिए रही हूं मैं। तो और रहा परेशानियों का, परेशानियां झेलने का, तो बचपन से कांटों पे ही चली हूँ, तो आदत सी पड़ गई है कांटों पे चलने की। और जो है कहते हैं ना कि वो बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल, हर कुफ्र को धुएं में उड़ाते चले। अगर आप बर्बादियों को रोज याद करते रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनको छोड़ो एक किनारे और आगे बढ़ो और अच्छा काम करो। तो संगीत ऐसी चीज है कि जो आदमी को कभी अकेले नहीं रहने देता। अभी लॉकडाउन का दिन है आजकल, तो मैं क्या कर रही हूँ कि वो गाती भी रहती हूँ, और अपनी किताब भी मैंने टाइप करना भी सीख लिया हिंदी में, और उसको कोई सीखने की उम्र नहीं होती, बुढ़ापे तक सीखता ही रहता है आदमी, रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस लॉकडाउन में मेरे को सीखने को ये मिला कि मैं टाइप करना शुरू कर दिया मैंने। 4 किताबें मैं लिख चुकी हूँ, करीब 450 लोकगीत जो कभी किसी ने सुने नहीं हुए, तो वो संरक्षण कर रही हूँ उनका, और यही मेरा जीवन है। और मैं कहती हूँ कि सकारात्मक सोचो, नकारात्मक को एक किनारे फेंको, जो है अच्छा है, बस चलते चलेगा। जी धन्यवाद मैम। एक और शख्स है जो बहुत ही सरल और सहज रूप में, लेकिन इतनी ज्यादा जुझारू प्रवृत्ति उनके अंदर देखने को मिलेगी जब आप उनसे परिचित होंगे। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग उनको नहीं जानते होंगे। मैं बात कर रही हूँ सुशीला भंडारी जी की, जो कि मंदाकिनी नदी बचाओ आंदोलन की सक्रिय आंदोलनकारी रही हैं। मैम आपको प्रणाम है। आपको आवाज आ रही है? आप हमसे रुद्रप्रयाग से जुड़ी हुई हैं। सुशीला भंडारी मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? भंडारी मैम, जब मैंने उनसे कल बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि हालांकि वो अभी हमें नहीं सुन पा रही हैं, मैं उनके बेटे शायद प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको बताना चाहूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं जुड़ूंगी तो जरूर जुड़ूंगी, लेकिन पता है तेरे को पता है मैं आजकल ना रुपाई करती हूँ, तो मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे पता है कि आप रुपाई कर रहे हैं और आप बिजी होंगे, हम शाम को रखेंगे। कि हाँ ठीक है, मैं शाम को जरूर तुझसे बात करूंगी। तो ये है हमारे उत्तराखंड की महिलाओं का रूप, जो हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेती हैं और बना लेती हैं। सुशीला भंडारी मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए हम उनसे बात करेंगे। तब तक हम एक और मधु नाम की व्यक्तित्व से मिलते हैं। आपका नाम है डॉक्टर मधु थपलियाल, और आपका परिचय मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं एक बड़ी विशेष बात आप लोगों से बताऊंगी कि आपने तालाब पे काम किया, तालाब बचाओ आंदोलन पे आपका काम रहा है, और इसी के साथ साथ आपने पीले मेंढकों का शोध किया है। उत्तराखंड में पीले मेंढकों पे अगर किसी ने कुछ जानकारियां सार्वजनिक करी हैं और उनके अस्तित्व के, यानी कि वो भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनको लेकर अगर किसी को बताया है तो वो मधु थपलियाल मैम का है। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज थोड़ा सा और अपने बारे में हमें बताएं। आप अनम्यूट करें और अपने जी मधु मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना जी, और थैंक यू कि आपने पूरे देश की इतनी सशक्त महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का आज जो प्रयास किया,
और महिला मुद्दों को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आज जो है इस वेबिनार में बहुत सारी मेरे बहुत ही वरिष्ठ और मेरी बहुत ही आदरणीय सशक्त महिलाएं जो समाज की हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि अर्चना ने मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया कि तालाब जो बचाने का, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, बहुत ही ज्यादा नेचर लवर हूँ, लाइक मैड नेचर लवर जिसे कहते हैं। और इंट्रोडक्शन तो ये है कि मेरे खुद जो बच्चे हैं वो भी मुझे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आप टीचर हो या सोशल वर्कर हो, क्योंकि आप कहीं पे भी जाके किसी भी उसमें कूद पड़ती हो। और वैसे आप बोलती हो कि टीचर हो, जब पढ़ती रहती हो रातों की, कल क्लास पढ़ानी है। तो मैंने उन्हें एक दिन, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने बच्चे को अपना यही परिचय दिए कि बेटे ये समझ लो कि मैं नेचर हूँ। फिर उनसे बड़ा गुस्सा आता, आप जंगलों में क्यों घूमती रहती हो? तो मैंने कहा आज ये समझ लो कि मैं नेचर हूँ, और जिस तरीके से नेचर में मिट्टी, जानवर, कीड़े मकोड़े, रंग बिरंगे फूल, सब तरीके की चीजें होती है, ऐसे ही मुझे भी सब कुछ अच्छा लगता है। तो एकेडमिक्स मेरा एक ये प्रोफेशनल वो है परिचय कि मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मालदेवता रायपुर में, जंतु विज्ञान में। और दूसरा ये है कि क्योंकि मेरा जो जेनेटिक ब्रॉटअप है या आनुवांशिक जो मेरा ब्रॉटअप है, मेरी परवरिश है, वो एक राजनीतिक परिवार की है, तो वो एक जो सामाजिक सरोकारों से वो रखना, मेरा वो जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो हमेशा मुझ पर हावी रहता है। तो इसीलिए कई काम हमने महिला मुद्दों के, अर्चना ने भी हमने साथ किए हैं। जैसे हम लोगों ने नगर निगम के चुनाव के टाइम पे महिलाओं को लेकर कई सारे मुद्दे निगम के सामने रखे थे। इसके अलावा मैंने कन्या भ्रूण हत्या को लेकर काफी काम हमने कोशिश की थी। हम छोटा कंट्रीब्यूशन ही कर पाते हैं समाज में, क्योंकि ये तो नहीं हो पाता कि हमने कोई आवाज उठाई और पूरा समाज एकदम तो नहीं बदलता, पर एक कंट्रीब्यूशन होता है हमारा। तो इसी तरीके से, और एकेडमिक्स का जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो यही है कि मतलब जो एकेडमिक्स का एक लिमिट होता है कि बुक्स पब्लिश करनी है, लिखना है और पेपर्स लिखने होते हैं, तो ये सभी कुछ चलता रहता है। मतलब एक जो समाज में जो एक मनुष्य जीवन लेता है और उसके बाद इस रंगमंच में हम जितने रंगों को खेल सकते हैं, वो मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर कार्य को कर पाऊं। और इसके साथ ही आप सबको प्रणाम, और प्रेम जी को, अर्चना जी को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हमारे बीच में सुशीला बलूनी जैसा विराट व्यक्तित्व है, वो जितने विराट है ना, वो उतनी ही सौम्य भी हैं। वो मेरी मौसी जी मैं बोलती हूँ, मेरी दो मौसियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं माधुरी बर्थवाल मैम को भी मौसी जी बोलती हूँ और सुशीला बलूनी मैम को भी मौसी जी बोलती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी माँ तो रही नहीं, मतलब है ही नहीं, मैं बहुत सालों मतलब है ही नहीं मेरे पास। तो मुझे जो माँ वाला व्यक्तित्व जो या प्यार मुझे कहीं से मिलता है, तो मैं उनमें आप लोगों को देखती हूँ। तो मैं बहुत ही आदर से अब सुशीला बलूनी मैम से निवेदन करूंगी कि वो कृपया करके अपने संघर्ष को हमारे समक्ष रखें। सुशीला बलूनी मैम, मैम अपने आप को अनम्यूट करिए। सुशीला बलूनी मैम। जी मैम। सुशीला मैम, आप हमको सुन पा रहे हैं? राबिंद्री मैम, आप हमको सुन पा रही हैं? सॉरी, सुशीला भंडारी मैम, आप हमको सुन पा रही हैं? भंडारी मैडम, थोड़ी सी तकनीकी व्यवधान रहेंगे। वो ये है कि वो बताते हैं कि हम ऑनलाइन में भी जूझ रहे हैं, और ये हमारे जुझारू व्यक्तित्व की पहचान है कि हम हार नहीं मानेंगे। आप सुशीला भंडारी मैडम हमसे जुड़ चुकी हैं। मैम आप बताइए अपने बारे में, बोलिए। सुशीला भंडारी मैडम बोलिए। सुशीला बलूनी मैडम दोनों ही शायद हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। मैं एक प्रश्न आप लोगों की समक्ष रखना चाहूंगी। अब अगर हम परिचय की बात हो गई, हमसे इंदु भारती से भी कोई जुड़े हुए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे अगर बात कर सकते हो तो प्लीज बात कर सकते हैं। अंशुल मिश्रा है, एक अदिति अग्रवाल हैं जी। इंदु भारती जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, अपना परिचय दीजिए। मैम, मैं डॉक्टर इंदु भारती नवानी और मैं विंसर पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ
जी और स्वागत मैं है। चाहती हूँ विंसल पब्लिकेशन। जी जी स्वागत है आपका। और मैम मैं चाहती हूँ कि आप सबके विचार सुनकर के हम एक नया आयाम शुरू करें, क्योंकि ये जो राज्य बना है ये मातृशक्ति के ही आधार पर बना है, मातृशक्ति की ही वजह से बना है। थैंक यू सो मच। मैं अभी जो आप इन्होंने बोल दिया वही बात करना चाह रही थी। ये राज्य बना, अब हम बात करना चाहते हैं, क्या ये महिलाओं के सपनों का राज्य बन पाया? क्या ये वो राज्य बन पाया जिस राज्य के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा जिस तरह का संघर्ष किया गया, जिस तरह का बलिदान दिया गया, जिस तरह का त्याग किया गया और जिस तरह की मानसिक शारीरिक प्रार्थनाएं उनको झेलनी पड़ी, क्या वो उनको मिल पाया? और अगर नहीं मिल पाया तो उसके क्या कारण थे? हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे क्या कारण आपको नजर आते हैं जो आज भी उत्तराखंड राज्य बनने के बावजूद महिला अस्मिता, गौर करिएगा, महिला अस्मिता हाशिए पे है। रविंद्री मैम, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी। ओवर टू यू मैम। योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर, प्लीज रेज योर वॉल्यूम so that we can clearly hear you. Yes मैम, आपकी आवाज बहुत कम है, आप उसको बढ़ा दीजिए। मैम बहुत कम आ रही है। जी अब आ रही है, अब आ रही है। नाउ इट्स ओके, आप बोलिए। देखिए बेटा, जब यहाँ स्टेट की बात हुई और महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया तो वो एक सोशल मूवमेंट था, और सोशल मूवमेंट होते होते हमको अपना राज्य मिला। लेकिन जैसे ही सोशल मूवमेंट खत्म होता है तो आती है राजनीति, और राजनीति की तो अलग विषय है, सोशल मूवमेंट एक अलग विषय होता है। राजनीति जो हमारे सोशल एम्बिशंस होती हैं, जो सोशल इश्यूज पीछे छूट जाती है, और केवल जो बच जाता है वो बचती है राजनीति। राजनीति एक ऐसा मैदान है जहाँ पर क्यों करवाए, मेरे को नहीं मालूम, तेरा ही नाम आ रहा वो इस वजह से क्योंकि Zoom में अपनी आईडी लॉगिन आपको लॉग आउट के सामने आती है कि यहाँ पर हम कैसे अपने आप को एग्जिस्ट कर पाए, कैसे अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को एग्जिस्ट करवा पाए। लेकिन जो महिलाओं के मुद्दे थे, जो महिलाओं के इश्यूज थे, वो कहीं दूर रह गए, और उन पर और ये एक बहुत दुखद विषय भी है कि महिलाओं ने उत्तराखंड के लिए बहुत पुरजोर लड़ाई लड़ी, बहुत देर तक उनका संघर्ष रहा, बहुत गहरा संघर्ष रहा, लेकिन उनके जो इश्यूज थे, उनके जो विषय थे, वो आज भी वहीं के वहीं हैं। और महिला का जो जिस चीज को लेकर के हम चले थे, सोशल कॉज को लेकर के, सोशल रिफॉर्म भी कह सकते हैं, उस चीज को लेकर के जो चले थे, वो राजनीति में आकर के, राजनीतिक मुद्दों में आकर के कहीं ठहर सा गया। हेलो जी मैम, जी कमलापंत मैम, एक सवाल है। वो सवाल ये है कि उत्तराखंड राज्य बना, या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुझे जहां तक आपके बारे में जानकारी है, आप एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको देखकर हर कोई डरता है। लेकिन आपने भी कई बार बोला कि मैं शायद चाटुकारिताएं नहीं कर पाई, जिसके कारण मैं और ज्यादा आगे जो आपकी कैपेबिलिटी थी, या जो आपकी जितनी वो रहा, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ नहीं पाई। क्या ये मलाल है आपके अंदर? बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि मैंने चाटुकारिताओं पे मलाल नहीं, पर वो आगे बढ़ने के लिए जो रोक लगाई गई उसको लेकर चलिए बात करते हैं। मैं दिखाई पड़ रही हूँ आपको, सुनाई पड़ रही हूँ? जी जी जी, आपको मेरी बात सुनाई पड़ रही? मैं ये कह रही हूँ कि कुछ पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पाने के लिए संघर्ष बहुत बड़ी चीज है, और ईमानदार संघर्ष, विचारवान संघर्ष और विवेकवान संघर्ष। मेरी जिंदगी में ये रहा कि मैंने ईमानदारी से अपना लक्ष्य निर्धारित किया, विवेकपूर्ण तरीके से उसे आगे बढ़ाया और बहुत विचारवान तरीके से उसके कार्य रूप में परिणित हुई। तो मुझे अगर कुछ मिला नहीं मिला उसका मलाल नहीं है, लेकिन मेरे साथ जुड़ी हुई कई जिंदगियां, अगर मैं सैकड़ों कहूँ तो कम होगा, हजारों जिंदगियां हैं जिन्होंने अपना मुकाम पाया बिना चाटुकारिता के, बिना किसी तरह की जीवन से समझौता किए बिना, स्त्री होने का समझौता किए बिना। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 19-20 साल जो लिटरेसी मूवमेंट से मेरे बीते, मैं स्त्रियों को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कर महान तो नहीं बना पाई, लेकिन उनके अंदर ये जरूर आया कि बिना स्त्री मुद्दों पर, बिना अस्तित्व के समझौता किए हुए उन्होंने अपनी मंजिल पाई है। ऐसी कई स्त्रियां मेरे जीवन में, मेरे चारों ओर हैं, और मुझे बस ये अच्छा लगता है कि अगर हमने कोई बात ढंग से की, विचारवान तरीके से की, संघर्ष को ईमानदारी से किया और निस्वार्थ किया, तो उपलब्धियां हमारी। जी, उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। सुशीला भंडारी मैडम से मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ। सुशीला भंडारी मैडम, आपको आवाज आ रही है? ये मेरी उपलब्धि नहीं, ये प्रेम बौखंडी जी की उपलब्धि है, जिन्होंने हमें एक ऐसी जुझारू महिला से हमको परिचित करवाया है, जिन्होंने मंदाकिनी नदी को पर बनने वाले बांधों पर इतना अविस्मरणीय संघर्ष किया है कि वो एक मिसाल बन गई, और उनको तरुण भारती अवार्ड मिला है अभी हाल में। सुशीला भंडारी मैडम, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज अब हमसे आप बात करिए। जी बोलिए, बोलिए। सुशीला भंडारी मैडम रुद्रप्रयाग से है, शायद कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। मैडम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अर्चना जी, आई डोंट थिंक सो कि वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ सुशीला बंदूनी जी हैं। नहीं, जो दिख रही हैं, शी इज वेरी मच विजिबल टू मी इन माय स्क्रीन, शी इज देयर। आप उनको अनम्यूट कर सकते हो तो मैं बताती हूँ उनका जो मुझे आईडी दिख रहा है। आई एम टेलिंग यू द यू नो प्रोफाइल ELUGA, इट इज हर प्रोफाइल इज ELUGA Ray 600। वो स्टिल अभी टेक्निकल चीजों से वो कर रही है, हाँ, जूझ रहे हैं, अनएबल टू अनम्यूट हर। ठीक है। सुशीला बलूनी मैडम अगर हमसे जुड़ पा रही है तो वो हमसे बात कर सकती है। सुशीला बलूनी मैडम, नहीं, वो भी नहीं जुड़ पा रही हैं। दो और लोग हैं। वेलकम, वन मोर यू नो पर्सन इज हियर। टाइमलेस एजलेस प्रोफाइल से दिख रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? टाइमलेस एंड एजलेस प्रोफाइल जिनका है। जी 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 जी, नमस्कार। जी, मीनू जैन मेरा नाम। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सीमा राजवंशी भी हैं हमसे जुड़े हुए, आपको भी आवाज आ रही है? सुशीला बलूनी और सुशीला भंडारी मैडम, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात करें। चलिए, मैं एक और विषय आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी, और वो है गीत संगीत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और ये एक ऐसा विषय रहा कि जिसमें महिलाओं को घर में तो कहा गया कि आप गीत संगीत करिए,
आप नाचिए गाइए, लेकिन एक व्यवसाय के रूप में उसको अपनाने में हमेशा उसमें प्रतिबंध लगाया गया या उस पे अलग अलग तरह के रोक लगाने का प्रयास किया गया। और जब हम अपने लोकगीतों के संवर्धन संरक्षण की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारा जो सहयोग दिया गया वो महिलाओं के द्वारा दिया गया। आज भी जब आप लोकगीतों का संकलन करने को जाएं तो न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आपको पुराने गीतों को वो याद रखती हैं और उसमें अपने संघर्ष वगैरह के बारे में बताती हैं। मैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल से जानना चाहूंगी कि आपको आपके क्षेत्र में आने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, और आप आज भी, मुझे लगता है, मुझे पता है कि आप प्रयासरत हैं लोकगीतों के संरक्षण के लिए, लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो कृपया अपने संघर्ष और अपने विचारों को हमारे समक्ष रखिए। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मैम। धन्यवाद। मैं सीधे ही जाती हूँ अपने जो बचपन को लेकर। बचपन में जो है मैं लैंसडाउन में रहती थी, लैंसडाउन था हमारा, मैं लैंसडाउन में ही पड़ी बढ़ी। तो एक अनुशासित नगर है वो, तो वहां पर जो है एक डुगडुगी पीटी वहां पर, और उसमें बोला गया कि 5 साल तक के बच्चों को ले आना नरीन क्लब में, और वहां पर जरा हम बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी मेरे को भी ले गए वहां पर। उस समय मैं 2.5 साल की रही होंगी। तो उन्होंने बोला कि बच्चों जैसे हम ऐसे करेंगे तो तुम ऐसे ही डांस करना। तो उन्होंने करा मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, तो हमने भी वैसे ही करा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और एक लड़की और थी माधुरी भदोला, उनका नाम भी माधुरी भदोला था। तो उनका सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद जो है उसमें हम फर्स्ट आए दोनों के दोनों। मैं राधा बनी थी, वो कृष्ण बनी। और उसके बाद जो है फिर मेरा मतलब उसके दूसरे दिन ही मेरा एडमिशन उन्होंने GGIC लैंसडाउन में करवा दिया, और उम्र भी बढ़ा दी, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा तो एडमिशन होता नहीं है। खैर, फिर धीरे धीरे मैं जब अपने गांव में जाती थी तो मुझे संगीत पता नहीं क्यों उसी के लिए जन्म हुआ होगा, क्या पता ईश्वर ने इसीलिए भेजा है। तो कोई मेरा ये कर्तव्य है, मेरा कोई किसी का एहसान भी नहीं है। तो मुझे जो है, मैं अपने गांव में जब जाती थी तो एक ही काम रहता था, कभी सुखदास बाड़ा जी जो थे वो ढोल दमाऊ वादक थे, तो उनके पास चल जाना कि बाड़ा जी मेरे को ये वाला गाना सुना दो, बाड़ा जी मेरे को ये सिखा दो, ढोल बजाना सिखा दो। वो मेरे से बहुत परेशान भी हो जाते थे, पर क्या करते, फिर सिखाना ही पड़ता था। मेरे ताई जी हैं, गांव की जितनी महिलाएं थी उन सब में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि संगीत हमारे यहाँ गढ़वाल में जो है, क्योंकि पति तो बाहर ही रहते होंगे या ये जो है सेना में ही रहते थे, तो महिलाएं जो है अकेली घर में है। अब वो जो है भावनाएं जो उनकी होती होंगी तो वो अभिव्यक्त करने के लिए कैसे गाते हैं चुपचाप से, या तो जंगलों में घास काटते समय या खेती करते समय, किसी समय उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। तो इस तरह से जब मैं 6ठी क्लास में आई तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा अब बिल्कुल भी गाना नहीं है, और मेरे को बिल्कुल मना हो गया। और फिर मुझसे उन्होंने कहा कि हमारा जो है भूखा पानी बंद कर देंगे लोग, हमारे यहाँ गाना बजाना अच्छा नहीं होता। खैर, फिर तब हमारी जो प्रिंसिपल थी मिस माथुर थी, वो वहाँ की मुरादाबाद की, तो वो हमारी प्रिंसिपल हमारे घर आई, और उन्होंने पिताजी से कहा कि आप जो है सरस्वती माता का तिरस्कार कर रहे हो। तब पिताजी ने जो है उनकी बात उनकी समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत सिखाइए इस बच्चे को। फिर पिताजी मेरे को लेकर के इलाहाबाद, नजीबाबाद, दिल्ली यहाँ ले जाते थे, और वो बोलते थे कि 4 दिन में 40 दिन का याद करेगी बेटा, और बिल्कुल आवाज कहीं नहीं जानी चाहिए। अपने घर में रही तो आवाज बाहर नहीं गई, बिल्कुल दबी हुई आवाज में मैंने 4 बजे से रियाज करना शुरू करा होगा, 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे तक। उसके बाद स्कूल गई, स्कूल जाने के बाद फिर जो घर में आई मैं, तो फिर जो है फिर स्कूल का काम करा, और खाने की भी होश नहीं रहती थी मुझे। बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप को खाना खिलाना में बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि एक ही लगन थी बस, मुझे कुछ करना है, मुझे ये याद करना है, मुझे ये करना है, कहीं फेल हो जाऊंगी तो पिताजी मेरी शादी कर देंगे। तो मुझे यही डर लगा रहता था हर समय, और ये भी डर लगा रहता था कि आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। खैर, जब मैंने हाई स्कूल करा तो मैंने 6th ईयर कर लिया था म्यूजिक में इलाहाबाद से, तो तब जो है मेरी सर्विस लग गई GGIC लैंसडाउन में।
संगीत टीचर के रूप में। अब सारे में तहलका मच गया, क्योंकि गढ़देवा में भी जाती थी मैं, सब मेरे को पहचानते थे ही माधुरी। तो बोलेगी कि माधुरी ने ऐसे क्या करा भाई, गाने बजाने का कोई विषय होता है क्या? तब सब लोगों को पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है। तब उन्होंने भी अपनी लड़कियों को सिखाया होगा। आज वो लड़कियां जो हैं जिनको मैंने पढ़ाया, सैकड़ों बच्चों को मैंने, हजारों बच्चों को पढ़ाया, आज वो जगह जगह विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं, कोई रिटायर हो गई हैं, मेरे से भी बड़े-बड़े हैं जिनको मैंने पढ़ाया। और तब जो है अब अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आज भी बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मुझे ये पता लगता है कि ये फलानी जगह टीचर है, मैंने पढ़ाई हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो अपना ही सम्मान। उसके बाद वहां गई, इस तरह से जब यहाँ नजीबाबाद मेरा सिलेक्शन हुआ, तो भारत की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर में वहां बनी। तो उस समय तक सब पुरुष ही थे, महिलाएं कोई नहीं थी। खैर, ये हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे SK शर्मा, तो उन्होंने बताया था कि बेटा आप जो है पहली संगीत निर्देशिका हो। तब उसके बाद जो है जब मैं वहां जा रही थी, तो वहां पर धूलिया जी थे, कर्म भूमि अखबार और सत्यपथ अखबार चढ़ता था कोटद्वार से। तो उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा एक बात है बाबा, गढ़वाल की नाक है, हाँ तू नजीबाबाद जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सच में कह रही हूँ, मैं कभी बाजार तक नहीं गई और अपने स्टूडियो में बैठी रही होंगी। स्टूडियो में तो मेरे को अफसोस भी होता है कि मैं अपने स्वभाव के विपरीत भी रही, उससे मेरे को क्या हो गया, प्रेशर हाई होने लगा अपने स्वभाव के विपरीत जा करके, क्योंकि हर समय वही खोपड़े में पड़ता रहता था, बाबा नाक यहाँ गढ़वा रखी। तो किसी चीज को अगर ठान लो तो उसको करना भी पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि ये लोक संगीत, फिर शास्त्रीय संगीत को तो मैंने एक किनारे रखा, मैंने कहा इसको रहने दोगे तो ठीक है, सब सीख जाएंगे, लेकिन जो हमारा मूल है, जिसमें हमारी संस्कृति है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो उसके पीछे पड़ गई। फिर मैंने एक धरोहर करके एक धारावाहिक भी वहां पर उसका निर्देशन किया। ऐसे सैकड़ों चीजों का कोई गिनती ही नहीं है, कि मेरी याद भी नहीं है कितने हैं, सब बहुत सारे। तो इस तरह से जो है बहुत सारे, फिर हर गांव गई होंगी मैं, गांव वहां से जो बढ़िया गा रही है खींच के लिए नजरबाद, ये करो, शारदा देवी हो गई, भागीरथी देवी हो गई, कितने बढ़िया कलाकार रहे हों सबको। आज इतने बड़े बड़े कलाकार आकाशवाणी में गाते हैं, वो तो अच्छा लगता है। और यही है कि भाई किसी चीज से जो है डर गया सो मर गया, इससे डरना नहीं चाहिए और सच्चे भाव से अपने काम करना चाहिए। और मैं तो बोल रही हूँ कि पूरी उम्र भर लॉकडाउन में रही मैं, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे रात तक स्टूडियो के अंदर वही सारा काम करा होगा। 100 गुना काम करा, 1 गुनी तनख्वाह मिली, वही फलता भी है, वही फल भी रहा है। जितना मेहनत करोगे, क्योंकि पहाड़ की महिला जो है बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती, और मैं उसके लिए कभी नहीं बोलूंगी कि वो नहीं मेहनत नहीं कर सकती। अब ये है कि 2 रुपए किलो जब किसी को दूध पीने को मिल जा रहा, तो उसने भैंस गाय के लिए पालनी है। ये गलत काम तो हम ही सिखाएंगे उनको। तो ये वो है, खूब मेहनत करिए, मेहनत का फल कभी अखारत नहीं जाता, है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र भर आदमी सीखता है। और ये इसमें देखो कि एक जो है कवि नागार्जुन की ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे जो ये इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने ही नहलाया था, कल इनको मेरे प्राणों ने ही सहलाया। तो इसलिए ये सहलाने का काम करिए और हर को आगे बढ़ाइए और अपनी संस्कृति से जुड़िए। इसमें सब कुछ है, इतिहास, भूगोल, रहन सहन, हर चीज है इसमें। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो संस्कृति में ना हो। भूल गया जो संस्कार, वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। इसलिए अपने जड़ से जुड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नमस्कार जी, धन्यवाद मैम। संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है, अपनी सभ्यता से जुड़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपने नारी होने की पहचान कराना और अपनी पहचान को बुलंद रखना, अपने आप को जुझारू और अपनी जिजीविका को हमेशा लोगों के सामने व्यक्त करना भी बहुत जरूरी है।
मैं आप लोगों के समक्ष बार बार प्रयासरत रहूंगी कि मैं सुशीला भंडारी मैडम से आपका परिचय करा सकूं। भंडारी मैडम, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो कृपया करके हमसे बात करें। जी बोलिए मैम। भंडारी मैडम, माधुरी मैम, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं लगातार प्रयासरत हूँ आपसे, आपको मिलाने के लिए सुशीला भंडारी मैडम से। इसी बीच में हमसे लोकेश नवानी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लोकेश नवानी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो महिला मुद्दों को लेकर इतना अविस्मरणीय कार्य कर रहे हैं और इतनी ज्यादा प्रेरणापद तरीके से हम सब लोगों के सामने ऐसे ऐसे गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जो अपने आप में बिल्कुल यादगार हैं, प्रेरणा स्रोत हैं सबके लिए। मैं आप लोगों को एक और ऐसे ही प्रेरणा स्रोत से मिलाना चाहूंगी। उनका नाम है मधु मैखुरी मैम, जिन्होंने बताया कि आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं। आपने जब ये वाक्य बोला था तो मुझे मैं बिल्कुल डिसएग्री कर रही हूँ आपके इन बातों से लेकर कि जब आप मानसिक रूप से सक्षम होते हैं तो आपके शारीरिक सक्षमता की कोई कहीं भी कोई मिसाल नहीं दे सकता। तो मैं आपसे अब आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपके संघर्ष को लेकर जो आपका व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से आपने निखारा है अपने व्यक्तित्व को, उसका परिचय आपसे प्राप्त करना चाहूंगी। ओवर टू यू मधु मैखुरी मैम जी, बताइए। धन्यवाद अर्चना जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इंस्टेंटली मैंने आपसे जुड़ाव महसूस किया था जब आपने कहा था कि आप स्त्री के संघर्ष पर आज एक चर्चा करने जा रही हैं। और संघर्ष तो वैसे हर व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन स्त्री संवेदनशील होती है, इसलिए वो उस संघर्ष को बहुत भीतर तक महसूस करती है। और वो संघर्ष जब उसके भीतर जीवंत रहता है तभी वह दूसरे के संघर्ष को बहुत जीवंतता के साथ महसूस कर पाती है, उसे आत्मसात कर पाती है और उनके लिए सोच पाती है, अनुभव कर पाती है। हमने वैसे तो मैंने आपको परिचय दिया है कि मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में मैं वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में हूँ। उसके लिए मैंने जिस शिक्षा ग्रहण की है, पोस्ट ग्रेजुएट में हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद बैंक का जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद ही मैं अधिकारी के रूप में मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा और अपने अधिकारियों के सहयोग से मैं इसमें वरिष्ठ प्रबंधक के पद तक पहुंची हूँ। लेकिन इससे भी इतर जो मेरे दिल के करीब था वह था एक दिव्यांग देह का दर्द, और मैं इसके लिए ही जीना चाहती थी। लेकिन इसके जीने का सपना मेरा पूरा हुआ है जब मैं परमाध्यक्ष गोकुल श्री मोहन जगुड़ी जी से मिली हूँ। उनकी प्रेरणा से ही मैंने 2000 में गोकुल संस्था जो है वो अस्तित्व में आई है। और हम लोग आज तक लगभग अपने 50 कार्यक्रमों के जरिए 25,000 लोगों तक हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य सेवा। अभी आपने राज्य के बात की है कि क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस यस, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। ओके। आपने अभी बताया है कि जो उत्तराखंड राज्य बना है तो इसमें क्या अभी लगता है कि कमी रह गई है, जो सबके सपनों के अनुरूप नहीं बना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवाएं, यदि भी बहुत कार्य हुआ है फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंची हैं। और यह मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हम लोग गोकुल संस्था के माध्यम से और हमारे परमाध्यक्ष श्री मोहन जगुड़ी जी के प्रेरणा से दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचे हैं। हम लोग कौसानी गए हैं, गोपेश्वर गए हैं, आपका नागनाथ पोखरी गए हैं, उसके इधर उत्तरकाशी जनपद टिहरी जनपद में गए हैं, सेमुखिम जो बहुत ही दीन गांव, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ की स्वास्थ्य शिविर लगाना भी एक बहुत बड़ा आयोजन, उसका एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। लेकिन परमाध्यक्ष जी ने कहा कि हो जाएगा, तो हमने भी उस तरफ कदम बढ़ाया। तो हमने ये देखा कि वहां पर जो दिव्यांग लोग हैं उनकी स्थिति
बहुत अच्छी नहीं थी। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को गोदी में लेकर आ रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगता था जब स्वास्थ्य शिविर खत्म होता और उसके बाद वो लोग व्हील चेयर में अपने बच्चों को ले जा रहे होते, तो बहुत अच्छा लगता था। हमको कौसानी में एक बहुत ही युवा जो थे वो पहाड़ मतलब पेड़ से गिर गए थे और बिल्कुल वो चल फिर नहीं सकते थे, तो उनको भी वहाँ पर हम लोगों ने व्हील चेयर प्रदान किया और हमने ये पाया कि वहाँ कितना दर्द है अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। अगर रीढ़ की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई आपका विकार आ जाता है तो वहाँ पहाड़ में जीना कितना दुर्लभ है। वहाँ पर इसके साथ शिक्षा भी आज भी बहुत दुर्लभ है। आप दिव्यांग हैं पाँव से और लेकिन आपको उबड़ खाबड़ क्षेत्रों पर जाना पड़ता है स्कूल में, तो ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से हमने गोकुल संस्था के माध्यम से इस ओर कदम बढ़ाया है और दर्द से दर्द तक का रिश्ता कायम किया है। और हम यही चाहते हैं कि हम इन सभी लोगों तक पहुंचें, इन्हें प्रेरित करें, इनका मनोबल बढ़ाएं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि परमाध्यक्ष श्री मोहन जोगड़ी जी ने मुझे आत्मबल दिया है। मैं चलते सहारे से चलती हूँ, लेकिन आप मुझे यदि स्वास्थ्य शिविर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं उड़ रही हूँ। मतलब मुझे सबकी जब दुआएं मिलती हैं, मैं उनके चेहरे में जब खुशी देखती हूँ, मुझे इतना सुख का अनुभव होता है, इतनी शांति महसूस होती है, इतना मैं आत्मविश्वास से भर जाती हूँ। तो मुझे अपना दर्द बहुत प्यारा लगता है और मुझे दूसरों का दर्द भी बहुत प्यारा लगता है। मैं इसी उद्देश्य जीना चाहती हूँ कि उत्तराखंड इस राज्य में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड के प्रत्येक उस व्यक्ति तक जिसे कि चिकित्सा सहायता की जरूरत है उस तक चिकित्सा सहायता पहुंचे और उसके जो सपने हैं वो पूरे हों, वह शिक्षा ग्रहण करे, वह आत्मनिर्भर हो, यही हमारा सपना है। अपनी बात समर्पित करने के लिए मैं भी कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। जीऊं उनके लिए है जीवन, जिनके कुछ बिखरे कुछ अधूरे से ख्वाब हैं, दूर गगन में दमकते चांद को छूने का उनका भी अरमान है। सोचती हूँ ले चलूं उन्हें उस पथ पर, राह के कांटे बुहारूं और हौले से कहूं कि चांद को भी तेरे एक कदम का इंतजार है। बस यही एक अरमान, बस यही एक अरमान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको पता है जब आपका परिचय मुझे प्रेम बौखंडी जी ने दिया, मैं आज इस मंच के द्वारा प्रेम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा हम लोग ने ये विचार रखा कि लेट्स डू दिस थिंग, कि एक स्त्री विमर्श को लेकर हम जुड़े। हालांकि हम लोग ज्यादा लोग नहीं है इस समय, लेकिन आप विश्वास मानिए कि हमें बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं। और जब आपके बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि यू विल बी सरप्राइज टू सी हर स्ट्रगल एंड अचीवमेंट। सो मैम आई एम रियली वेरी सरप्राइज, और मैं सरप्राइज तो साथ साथ आपको मुझे बहुत प्राउड फील कर रहा है, गर्व हो रहा है कि आप जैसे लोग अगर उत्तराखंड के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारे जो मैंने प्रश्न उठाया था कि हमारा सपना पूरा हो पाया नहीं, वो अलग रहेगा, लेकिन हम कभी ना कभी अपने सपने को अवश्य पूरा कर पाएंगे। और उसको पूरा करने में जो आपने बोला कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना है, तो आपको पता है कि हमारे पहाड़ की महिलाएं न जाने कितने सालों से उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चल रही हैं। और प्रोफेसर हर्षवंती बिष्ट हमारे बीच में है और उन्होंने न केवल वो चढ़ाई करी, माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्लाइंब किया हुआ है, बल्कि उन्होंने शैक्षिक जो शिखर था उसको भी प्राप्त किया। तो प्रोफेसर हर्षवंती बिष्ट, मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा, और आपके जो संघर्ष है उसको साथ में लेते हुए, कि आज भी माउंट क्लाइंबिंग की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की संख्या उत्तराखंड से उनकी प्रतिनिधित्व को लेकर बहुत कम मानी जाती है। इसका क्या कारण है? और शिक्षा के क्षेत्र में इस माउंट क्लाइंबिंग को लेकर हम किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ये है। और इसी के साथ साथ आपका संघर्ष तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे। ओवर टू यू प्रोफेसर हर्षवंती बिष्ट मैम। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
रोहित, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनको अनम्यूट करवा दीजिए। रोहित, आर यू देयर? Yes, I am here. हाँ Hello. प्लीज आप उनको अनम्यूट कर दीजिए अगर हो सकता है तो। किनको? प्रोफेसर हर्षवर्धी बिष्ट नाम से जो प्रोफाइल है उनका, उसको देखिए आप। मैम कैन यू अनम्यूट? हाँ नाउ शी इज। यस 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 मैम, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, आपने मुझसे कहा कि मैंने क्या कुछ किया है, बहुत थोड़ा सा किया है। मैं जैसे मास्टर्स किया था कोटद्वार से, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया था और उसके बाद मैं पीएचडी करने के लिए आगरा चली गई थी, किंतु बहुत जल्दी मुझे सूचना मिली विद इन अ मंथ कि मुझे तो कॉल लेटर आया है नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने कहा पीएचडी तो बाद में हो जाएगी, आई मस्ट ज्वाइन माय सर्विस। इस तरह से मैंने पौड़ी कॉलेज में एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था इकोनॉमिक्स का। इट्स लॉन्ग टाइम बैक, 1977 की बात है ये, जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे पीएचडी करना है। तो पीएचडी करने के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसा टॉपिक लूँ जो कि बहुत कॉमन सा ना हो। तो उन दिनों में टूरिज्म एंड दैट टू माउंटेन टूरिज्म की बात की। मैंने सोचा कि टूरिज्म, जनरल टूरिज्म में फतेहपुर सीकरी, आगरा का ताजमहल एंड फोर्ट एंड ऑल, इसी को डिस्क्राइब करते रहेंगे या हम अपने इलाके की भी कुछ चीज़ों के बारे में कहेंगे। तो उन दिनों में टूरिज्म हमारे यहाँ ऐसा कुछ बहुत डेवलप नहीं हुआ था। तो मुझे लगा माउंटेन टूरिज्म की बात की जानी चाहिए। तो उस माउंटेन टूरिज्म को लेकर के मुझे लगा मुझे रजिस्टर होना है अपने सब्जेक्ट में और पीएचडी करने के लिए। फिर अब कैसे माउंटेन्स को देखा जाए, क्योंकि मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने जब उनसे कहा कि मुझे फील्ड स्टडी करना है, तो उन्होंने कहा आप खुद जाओ। मैंने कहा भाई मुझे कोई एक कंपनी करो। उन्होंने कहा तो एमए है, आप एक अभी एडल्ट हैं, आप सब पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, गो ऑन योर ओन वे। तो मुझे बड़ी वो हुई, थोड़ी हिच हुई, थोड़ा संकोच हुआ। देन मुझे लगा माउंटेनियरिंग कोर्स ज्वाइन करती हूँ तो उससे शायद है कि मुझे माउंटेन देखने का मौका मिलेगा। इस तरह से मैंने 78 में माउंटेन कोर्स किया, पहला एनआईएम से। मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा इसको फर्दर कर लेना चाहिए। बेसिक कोर्स विद ए ग्रेड किया था, उसके बाद मुझे एडवांस कोर्स भी किया और उसके बाद नंदा देवी के लिए सिलेक्शन हो गया। तो नंदा देवी क्लाइम किया। देखिए मेरी पीएचडी तो पीछे रह गई एंड मैं हायर एंड हायर माउंटेनियरिंग में जाने लगी। तो माउंटेन में नंदा देवी क्लाइम करने के बाद मुझे अर्जुना अवार्ड मिला और मैं 84 में एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सेलेक्ट हुई। मैंने क्लाइम नहीं किया है एवरेस्ट में, मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं एवरेस्ट की मेंबर थी और हमारे उसमें 6-7 महिलाएं थी, जबकि हम 3 उत्तराखंड से थी। तो 6 महिलाओं में 3 उत्तराखंड का होना, चंद्रप्रभा इकबाल बचिंद्री पालन में, तो एक बड़ा 50% जो थी हम महिलाएं समय उत्तराखंड से थी। तो बहुत थोड़े से हम लोग कोर्स कर रहे थे, तो उन लोगों में हम लोगों की एबिलिटीज को देखते हुए हमको सेलेक्ट कर दिया गया। जहाँ तक बात है कि हमारी लड़कियों का रेशियो क्या है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे नंबर ऑफ विमेन क्लाइंबर्स आ रहे हैं और केवल विमेन क्लाइंबर्स ही नहीं, वो माउंटेन टूरिज्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई स्कीइंग में काम कर रहा है, कोई माउंटेनियरिंग में कर रहा है, कोई ट्रेकिंग एंड हाइकिंग में कर रहा है, कोई अपने ट्रेवल एजेंसीज चला रहे हैं। पर यह है कि बहुत ज्यादा वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पहले के जो हाईलाइट हो गए, किंतु उसके बाद जो है फर्दर लोगों ने उसमें बहुत इतना रुचि नहीं दिखाया। अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग जो है माउंटेन टूरिज्म में या माउंटेनियरिंग में काम कर रहे हैं। और मैंने जो माउंटेन क्लाइंबिंग किया था उसके बाद पीएचडी किया। सब्जेक्ट मेरा वही रखा मैंने, माउंटेन टूरिज्म इन उत्तरकाशी एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट्स, और मेरी पीएचडी उसमें हुई कंप्लीट। और उसके बाद मुझे एवरेस्ट के बाद मुझे ये फील हुआ कि हम लोग माउंटेन्स में जा रहे हैं और माउंटेन्स को हम लोग स्पॉइल कर रहे हैं। मुझे बहुत ऐसा प्रतीत हुआ, जबकि उस समय में इतना बड़ा मास टूरिज्म नहीं था। फिर भी मुझे फील हो गया था कि जिस तरह का टूरिज्म हम अपने क्षेत्र में रन कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी पैदा करेंगे, नुकसान करेंगे। तो हमें इसके कंजर्वेशन के लिए भी सोचना चाहिए। तो बहुत समय पहले ही 84-85 से ही मैं
इसके पर बात कर रही थी कि भाई हमें माउंटेन इकोलॉजी को कंजर्व करना है, माउंटेन इकोलॉजी के जो वेल्थ है हमारे पास, फ्लोरा एंड फौना है, उसको हमें संरक्षित करना है। इसी दृष्टि से हमने 1989 में एक प्रोजेक्ट डाला था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में, और उसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेकिंग इन गंगोत्री कॉमर्स एरिया किया था, जिसमें हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि इकोनॉमिकली तो हम गेन कर रहे हैं बट इकोलॉजिकली हम लोग नुकसान में हैं। तो हम इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करना चाहिए, और इस कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि उस एरिया स्पेसिफिक की जो वेजिटेशन है उसको रीजनरेट किया जाना चाहिए। उसमें हमने भोजपत्र को और जुनिपर को पाया कि यही यहाँ की बहुत ज्यादा ऐसी वनस्पति है जो वहां हो रही है, बाकी वहां नहीं है। तो हमने ब्लू पाइन एंड भोजपत्र जिसे बेटुला कहते हैं उनको वहां पे नर्सरी तैयार किया, और उसके बाद हमने 12,000 12,500 फीट की ऊंचाई पर हमने भोज वृक्षों का रोपण किया, और आज वहां पे 15,000 के करीब हमारे भोज वृक्ष बन गए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसके लिए हमें फिर एडमंड हिलरी लेगेसी मेडल भी दिया गया। भाई ये एक बहुत अच्छा काम है। और शिक्षा के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस खोल दिए, बहुत सारे इंटर कॉलेजेस खोल दिए, पर जो क्वालिटी पहले कॉलेजेस में होती थी, उत्तराखंड बनने के बाद हम उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो हम जनरेट करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप करते हैं, वो हमारे स्कूल कॉलेजेस में ही डेवलप होता है। चाहे उसके बाद हम उनको इंजीनियर बनाते हैं, उनको हम डॉक्टर्स बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, सोशल वर्कर्स बनाते हैं, बट बेसिकली हम लोग स्कूल कॉलेज में ही उनके अंदर ये चीज इनकलकेट करते हैं। और अगर ये स्कूल कॉलेजेस में चीज लैक करती है, कमजोर पड़ती है, कमी होती है, तो हम फर्दर अपने यहाँ आगे भविष्य के कर्णधारों को बहुत अच्छा बना पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये अपने सरकार से भी और आपके माध्यम से भी गुजारिश है कि हमें शिक्षा में बहुत ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अन्यथा हमारे बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी डिग्री लेके घूमेंगे, पर हमें उनको रोजगार देने में बहुत कठिनाई होगी। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा हमारे को बहुत कठिनाई होगी। और हमारे सोशल वर्क में, हमारे एनवायरनमेंट में और तमाम फील्ड्स में हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने मुझे इसमें इनवाइट किया, उसके लिए मैं थैंक थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना ज्यादा एनलाइटमेंट हम लोगों को कर दिया है अपनी बातों का। भोजपत्रों का जो रोपण आपने किया है वो मैंने भी किताबों में पढ़ा है, और आज आपके साक्षात मुंह से सुन के मुझे लग रहा है कि ये अचीवमेंट न केवल आपका है बल्कि हम उत्तराखंड की समस्त महिलाओं का है, जो उन्होंने आपकी जिजीविका के द्वारा ही ये संभव हो पाया है। तो इसके लिए आपको नमन है हम सबकी तरफ से। शिक्षा में जहां तक आपने बात करी, मैं मधु थपलियाल मैम से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी और उनके भी संघर्ष को लेकर बात करना चाहूंगी कि सच में मैम आपने बताया कि मैं खुद शिक्षा में हूँ। शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन जो मिलती है वो उत्तराखंड में हम चाहे स्त्रियों की बात करें या पुरुषों की बात करें, और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा जो आंकड़ा है वो गिरता चला जा रहा है। कई ऐसे कारण है कि ड्रॉप आउट्स हो जाती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th और ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन कारण क्या है? उसमें बहुत सारे सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण है, कई जगहों पे आर्थिक कारण है, और लेकिन आप जानकर हमको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो मानसिक रूप से हमेशा चाहते हैं, बहुत सबल रहती हैं, वो हमेशा पढ़ना चाहती हैं। कई बच्चे हैं, मैं खुद शिक्षा में हूँ और मैं ये मानती हूँ कि कई बच्चे मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो आगे पढ़ाई परस्यू नहीं कर पाते हैं, फिर मैं उनको मोटिवेट करती रहती हूँ, और फिर साल भर बाद, 2 साल के गैप के बाद वो फिर आते हैं। वो बात अलग है कि वो 1 साल 2 साल का गैप लेते हैं, लेकिन ये जो महिलाओं में शिक्षा की जो गुणवत्ता है, इसको सुधारने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहूंगी कि मधु थपलियाल मैम ने बहुत ज्यादा कार्य किया है। ये अपने डिपार्टमेंट में सुनती रहती हूँ कि कई तरह की स्पेशल वर्कशॉप्स कराती रहती हैं, कई तरह की एक्टिविटीज कराती रहती हैं। तो इसके लिए तो मैम कांग्रेचुलेशन, आप बधाई के पात्र हैं। और आपकी तरफ से
शिक्षा, महिला शिक्षा को लेकर किस तरह के और प्रयास कर सकते हैं। और आपने जिस तरह से तालाबों के ऊपर कार्य किए, जिस तरह से मैं बार बार बोलती हूँ कि पीले मेंढक की प्रजाति को हमसे रूबरू करवाया, और आपके जो पिताजी थे उनको लेकर आपकी जो प्रेरणा आपने बताई, और इसके अलावा भी जो आपकी विचारधाराएं हैं महिला मुद्दों को लेकर, हम लोग कई बार साथ में काम कर चुके हैं मैम, तो इस पे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, ये हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ओवर टू यू मधु घटियाल मैम। जी बोलिए मैम। थैंक यू अर्चना जी। मैं थोड़ा सा ये बता, जैसे कि पहले परिचय में बता ही दिया गया है कि अपने बारे में मैंने, तो एक्चुअली जो ब्लेंड है मेरे उसका, कि थोड़ा सा वो सोशल वर्कर, या ये कहो कि कोई भी सामाजिक काम जहाँ पर मुझे लगता है कि इसको समाज के हित में ये गलत हो रहा है, इसको सही होना है, तो लाइक वहाँ कूद जाना, एक चीज वो। और दूसरा, क्योंकि एकेडमिक्स में, तो एकेडमिक्स भी हमारे ही समाज का भाग है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो शुरू से ही, जैसे मैं कि जब मैं क्लास 12th में थी, तो एक वाकया, जब हम लोग यहाँ पे जो सभी लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे भी याद आया कि अर्चना, आप सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। यस मैम, यू आर वेरी मच ऑडिबल टू मी। जी मैम, सुन रहे हैं आपको, बोलिए, आप बोलिए। तो जब क्लास 12th में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में मैं पढ़ती थी, तो फिर तब क्या हुआ कि हमारा जो क्लास था, हमारे फिजिक्स की मैडम नहीं थी, और बहुत लंबा टाइम हो गया था, और क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होनी थी, और हम लोग कई बार जैसे प्रिंसिपल मैम के पास गए कि मैम प्लीज हमारे टीचर, और फर्नीचर नहीं था, चेयर्स नहीं थी बैठने के लिए। तो जैसे होता ही, आपको पता है कि ठीक है बच्चे, इनकी बातें ठीक है, आ जाएगा, आने वाले हैं टीचर। तो फिर एक दिन कुछ ऐसा, मतलब वो हुआ कि हमने गेट में जैसे ताला लगा दिया, और सारे बच्चे, सारी लड़कियां, हम लोग इकट्ठे होके, और फिर हम लोग डीएम के यहाँ चले गए। तो कहने का मतलब है कि वहां से एक शुरुआत, मतलब बच्चे थे, 12th में पढ़ते थे, लेकिन उस मांग को कि नहीं, आप तो रोज ही बोल रहे हो टीचर आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा है, अभी एग्जाम नजदीक है। तो एक वो मूवमेंट हमने शुरू कर दिया, और जब शुरू कर दिया तो शहर के काफी लोगों ने उसको बड़ा सराहा भी, और वो फिर खबर भी फैलने लगी अखबारों में कि जो है यहाँ पे जो इस तरीके से, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो कॉमरेड कमलाराम नौटियाल, तो वो भी हो गया कि उनकी बेटी जो है ऐसे ऐसे जो है आंदोलन शुरू कर दिया, और वो पूरा छपने लगा। लेकिन अंततः हमारी जीत हुई, और हमको टीचर भी मिल गया, चेयर्स भी मिल गई। तो एक साहस बढ़ा कि जब आप सही चीज के लिए, किसी कॉज के लिए आप आवाज उठाते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको उसपे सफलता हासिल होती है। फिर ये तो एक वो पार्ट था लाइफ। फिर उत्तरकाशी से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, और फिर एमएससी और पीएचडी करने के लिए मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आ गई थी। और पीएचडी कर, तो उत्तराखंड हायर एजुकेशन का पहला जो कमीशन था, 2005 में कमीशन हुआ था हायर एजुकेशन का, तो उसके द्वारा चयनित होकर के मैं हायर एजुकेशन में आई थी, और मैं अभी जंतु विज्ञान विषय में हूँ। तो क्योंकि मेरा विषय भी जंतु विज्ञान है, और दूसरा जैसे मैंने बताया था कि हेलो अर्चना, हेलो यस मैम, आप सुनाई पड़ रहे हो? हाँ, आप, क्योंकि वो चला जा रहा है वीडियो और ऑडियो, तो मुझे आप दिख नहीं पा रहे। ओके, तो ये अब एक जो पीले मेंढक वाली आप जो बात कर रहे हैं बार बार, वो एक्चुअली ये है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि आप बहुत सारे वर्कशॉप्स, और हम एनवायरनमेंट पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, वो इसीलिए कि जो हमारी नई जनरेशन है, मेरा फोकस रहता है कि जो हमारी पीढ़ियां हैं नई, जो बच्चे हैं हमारे आगे आने वाले, जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो जैसे कि अभी मेरी बहुत ही आदरणीय मैम, बिस्ट मैम ने अभी बताया था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, डेफिनेटली उत्तराखंड बनने के बाद जो पहले जो क्वालिटी थी एजुकेशन में, जब हम लोग पढ़ते थे, जो उस समय था, वो अब नहीं है। ये मैं पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ कि जो क्वालिटी एजुकेशन तब थी, वो निश्चित रूप से डिग्रेड हुई है, वो नहीं है। उस चीज को हम फील करते हैं।
और एक कोशिश रहती है कि किसी तरीके से बच्चों को एक अच्छा और पॉजिटिव एक्सपोजर मिले ताकि वो देश के मेंटली स्ट्रांग, जो बौद्धिक चेतना की बात हमेशा अर्चना मैं करती भी हूँ, आपको पता है कि बच्चों के अंदर वो बौद्धिक चेतना को हम जीवंत रख पाए, क्योंकि टाइम इज वेरी टफ, एक अजीब टाइप का समय है, हमको पर्यावरण को भी बचाना है, हमको अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो सब बंद है, लेकिन इससे आप खुद अभी कुछ महीने पहले क्या हम चिल्लाते रहते थे, हमें पर्यावरण बचाना था, हमें बेटी बचाना था, हमें पानी बचाना था, हमें कितनी सारी चीजें बचानी थी, हमें सामाजिक सारे ताने बानों को हमें बचाना था, और इतनी जो विमेन हैरेसमेंट पे हम लोग कितनी बातें कर रहे थे। तो ये सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं हमेशा ये इस तरीके से घूमते रहते हैं कि शायद हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन, हमारी आवाज कहीं पर कुछ काम कर पाए। तो उसमें से एक जो मैं बता रही थी कि जो पीले मेंढकों की जो आप बात करते हैं कि देखिए ना, हम कितना चिल्लाते रहते हैं कि पानी बचाओ, हमारी जो सरकारें हैं, हुक्मराना है, पानी को लेकर मिलियन और बिलियन डॉलर्स जो है विश्व खर्च करता है, ठीक है, उसको बचाने के लिए, लेकिन जब आपके आसपास जो जल स्रोत हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी क्यों ये सोच नहीं पैदा हो पाती कि ये छोटे छोटे, आप ही जब गांव की तरफ हम लोग जाते हैं, हमारे जो गाढ़ गदेरे झरने, कैसे उनका पानी बर्बाद हो रहा है, क्यों नहीं हम उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं स्ट्रांगली। तो एक यही वो रहा कि एक दिन मैं मॉर्निंग में घूमने जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पौराणिक एक तालाब है, 100 साल पुराना वो तालाब बताया जाता है, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो उस समय जो है डिफेंस कॉलोनी आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो डिफेंस कॉलोनी में जो एकदम जो ऑफिस है वहाँ पे बड़ा, जहाँ पे एनसीसी का ऑफिस भी है और कैंटीन है आर्मी की, तो वो वहां पर, क्योंकि वो पूरा चाय का बागान था डिफेंस कॉलोनी, जो वहाँ के आर्मी पर्सन जो हमको बताते हैं, तो नीचे तो ब्लेंडिंग होती थी और ऊपर उनका ऑफिस और घर होता था। और जो ये तालाब था, गौरा देवी तालाब इसका नाम रखा गया है, मैंने जबकि इसका नाम जो दिया है वो गौरा देवी जैव विविधता तालाब हमने इसको कर दिया था अपने आंदोलन के दौरान, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो है एक्वाटिक लाइफ है, प्लांट्स है, फ्लोरा फौना, बहुत बहुत ही सुंदर ये जो है तालाब है। लेकिन जो आजकल हो ही रहा है कि सब जगह अतिक्रमण और उसको पानी के जो इस तरीके के स्रोत हैं उनको भरान करके वहां पे बिल्डिंगें बना दी जा रही हैं, उन लाइफ्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा है कि वो हमारा ये जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जो समाज है, जो पर्यावरण हम चिल्लाते रहते हैं उसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, हमें उन्हें भी बचाना है, तभी हम जिंदा रहेंगे। तो ये लगा कि वहां पे मुझे वो पीले मेंढक दिखे दूर से उछलते हुए, तो मुझे लगा शायद ये फूल, कुछ सरसों के फूल से वो इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं पीले बरसात के टाइम पे। तो फिर नजदीक जाके देखा कि अरे ये तो येलो फ्रॉग्स हैं, तो लेकिन उसके हाफ ऑफ द पार्ट में तालाब के कुछ लोगों के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था, उसको भरान होके वहाँ पे अपार्टमेंट्स और जो कल्चर चली गया है वो, तो मुझे वो चीज मतलब मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने तुरंत ही जो है एक लेटर मैंने, क्योंकि जो मेनका गांधी जी हैं उनको वो पीएफए के लिए काम करती हैं, पीपल फॉर एनिमल्स, तो उन्हें एक लेटर लिखा और मैंने देहरादून में भी प्रयास किए, एक दो चैनल्स में मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, प्लीज इसे रुकवाइए। एक तो ये तालाब का पार्ट है और दूसरा यहाँ पे बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ है, इनको बचाना चाहिए। तो खैर उन्होंने भी वहां से तुरंत ही मेल करके एक्शन लिया, वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आए और काफी लोग वहां पर आए और वो जो पार्ट जहां पर उनका हैबिटेट था, आवास स्थान था उन मेंढकों का, वो फाइनली बच गया। अब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, बहुत लंबा चौड़ा तालाब है जिसमें बहुत सारा एनक्रोचमेंट है, उसके लिए भी हमने वहां पे भी ये योजना चल रही थी कि किसी तरीके से यहाँ पर भी इसको भर के जो है इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब ये शुरू हो गई थी, एक जंग शुरू हो गई थी और फिर बहुत लोग भी इकट्ठे होने लगे, जो ये एक मास मूवमेंट बन गया और सारे लोग इकट्ठे होकर तालाब को बचाने के लिए एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ दी। और उसके बाद हम एमडीडीए में मिले, नगर निगम में मिले, कई दिन वहां पर बैठे, हम लोगों ने इकट्ठे पैसे किए तालाब की झाड़ी कटवाने के लिए कि इसको आप बचाइए, इसकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कीजिए। और इसका रिजल्ट भी हमें मिला कि जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन थी एनबीए की, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, वो आई यहाँ पर, वो आई उस जगह को देखने के लिए और उन्होंने वहाँ पे डीएफओ सर को बुलाया कि आप लोग इसको क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वाकई ये जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप तालाबों को बचाइए,
तो एक वो बड़ी जंग थी और निश्चित रूप से उसमें भी हमें सफलता मिली। तो लाइक अर्चना जी, ये देखिए कि वो क्लास 8th में हुआ था कि कुर्सी भी मिली, टीचर भी मिला, यहाँ पे तालाब भी बचे, मेंढक भी बचे, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वहां पर, कम से कम आदमी शाम को आके कहीं पे बैठ सके, शुद्ध हवा ले सके, ऐसे कितनी हम जगह छोड़ रहे हैं। आप मसूरी से नीचे आइए, वो गदेरे पे और नालों में सारी बिल्डिंगें, जितनी बार वहां जाओ तो हम आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये गगनचुंबी इमारतें कहाँ से इस नाले में खड़ी हो जाती है हर हफ्ते। तो मतलब इस तरीके के जो भी इश्यूज होते हैं, हालांकि बहुत इनमें झेलना पड़ता है कि लोग आपको धमकी देते हैं, कई चीजें की बातें बोलते हैं, या आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के काम आप करते हो तो बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। अच्छा, अब एकेडमिक्स की बात करें तो उत्तरकाशी में पहले मैंने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, और आदरणीय बिस्ट मैम भी हमारी प्रिंसिपल वहाँ पे रही हैं। और वहां से फिर मैं जब देहरादून आई तो कुछ टाइम पे मुझे अपने डायरेक्टरेट के जो कैंप ऑफिस है वहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो जब आप कॉलेज में होते हैं तो आप पूरे एकेडमिक्स में होते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होता है कि ये जो राजकाज शासन के काम कैसे होते हैं। लेकिन वहां पे आकर भी मुझे एक पूरा दूसरा पहलू जो है वो उच्च शिक्षा का समझ में आया। वहां पर मैं बहुत सारे आरटीआई केसेस देखती थी, और अर्चना जी, जब मैं आरटीआई केसेस, क्योंकि अभी तक तो मैं एकेडमिशियन थी जब मैं कॉलेज में थी, पूरी तरीके से हम क्लास में जाना और पढ़ाना, लेकिन जब मैं यहाँ पर कैंप ऑफिस में आती हूँ, क्षेत्रीय के कार्यालय में आती हूँ, तो मेरा जो कार्य है वो बदल जाता है। यहाँ पे आपको राजकाज के काम, जैसे कॉलेज के लैंड इश्यूज, जमीन संबंधी काम, आपको कहीं पर जाना है। और बहुत मजेदार बात ये हुई कि जब मैंने पहले दिन वहां ज्वाइन किया और चौथे दिन या तीसरे दिन मुझे एक लेटर मिल गया कि आपको खानपुर, जो कि ये क्या कहते हैं, ये हरिद्वार से आगे जो जगह, ध्यान खानपुर एक वहां पर जगह है, तो वहां पे एक लैंड को ट्रांसफर करवाना था जो कि गांव के लोग नहीं दे रहे थे। वो थोड़ा सा वैसा डरावना इलाका भी है, नाम उतर रहा है वहां से, जहाँ से विधायक को कुंवर जी भी, चैंपियन जी भी आते हैं, वो जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहां गए, तो हमारी जो मैडम थी, डायरेक्टर मैडम, उन्होंने कहा बेटे आप जा पाओगे? नहीं। मैंने कहा जब आपका आदेश है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वो लैंड का मटेरियल मैटर सॉल्व करना था कॉलेज का। तो मैं वहां चली गई, और जब हम वहां गए और वहां से कोर्ट में जाना था तो देखा जो वहां पे कोर्ट में लोग घूमते रहते हैं, तो तमंचा वमंचा लेके सब घूमते रहते हैं। तो वहां पे जो पटवारी जी थे उन्होंने मुझे कहा भी कि मैडम आप क्यों इस उसमें पढ़ रही हैं, आप जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी चिंता मत करिए, आप हमारे जो कॉलेज की लैंड है उसको ट्रांसफर करिए, मैं तो चली जाऊंगी, ये मैटर। तो इस तरीके के मतलब घटनाक्रम होते रहे, और क्योंकि शायद वो मेरे अंदर, जो मैंने पहले से ही बताया, क्योंकि जो मेरा ब्रॉटअप हुआ वो ऐसे ही माहौल में हुआ। हमने हमेशा अपने पिताजी को, आज ये आंदोलन, बचपन से यही देखा कि आज जेल जा रहे हैं। पहले शर्म आती थी बचपन में कि रोज क्यों जेल चले जाते हैं, तो बड़े होके समझ में आया कि तो ये ठीक ठाक ही जाते हैं कुछ जेल। तो वो चीजें ही शायद कहीं ना कहीं है, एक जेनेटिक जो मेकअप है, तो वो कूद पड़ना, लाइक कुछ देखना नहीं फिर कि ये हो क्या रहा है। फिर इस तरीके के जो आरटीआई इश्यूज के लिए मैं गई जब सूचना आयोग में, तो बहुत सारे लोगों को, जो दो लोग होते थे वादी प्रतिवादी, उनके केस बाहर ही सॉल्व कर दिए, अंदर जाने से पहले, आयुक्त महोदय के रूम में जाने से पहले, कि प्यार प्रेम से समझ के आप लोग कर लीजिए, क्यों इतना इसको। तो वो भी एक एक्सपीरियंस जैसे लाइफ का होता रहा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और फिर अर्चना जी, जो लाइफ का कि जो हमारा जो जीवन आगे बढ़ता रहता है, हम उसमें करते रहते हैं, तो हम जब करते रहते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। कुछ जो मेरे साथ जो होता है एक्सपीरियंस, लाइक मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं ये आपको बताऊं कि फलानी चीज मैंने ऐसी की है, मैं पता नहीं कब क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप जैसे फीमेल फटे, कन्या भ्रूण हत्या का जो बहुत सारे इश्यूज जब आए थे, तो हमने गांव में जाकर के जो है वो समझाया, और बहुत सारी उस पे भी, जैसे आपने कहा, वर्कशॉप की, तो वो समझाया। जो पीसीपीएनडीटी एक्ट आया था, तो वो एक्चुअली पता नहीं था, वो आज भी शायद बहुत बार हम बात करते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट की, तो नहीं पता होता। तो उसके बारे में जानकारी देना, जैसे ग्रास रूट लेवल पे अपनी तरफ से एक कोशिश वो की गई। फिर जैसे अब मैं गांव जाती हूँ, क्योंकि मेरा गांव से बहुत लगाव है, तो मैं जब भी छुट्टी में, अभी मैं लॉकडाउन में भी मैंने नियम नहीं तोड़े, लेकिन जब लॉकडाउन की ये जो ढील पड़ी, तो उसमें मैं सबसे पहले जो है, क्योंकि इतना ऑनलाइन क्लासेस का वो जो सर में वो भार हो गया था, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैं अभी 2-3 दिन जंगल और गांव में घूम के आई। थोड़ा देखना भी था कि लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र में कितना असर है, लोग कितने परेशान हैं इस लॉकडाउन से।
तो उसको जानने के लिए भी एक उत्सुकता थी कि लोग वापस आ गए, रोजगार का क्या साधन होगा, क्योंकि उससे पहले भी हम जो है जो खुद काम कर रहे हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम वहाँ पे रोजगार देने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। वो मैं पर्सनली करती हूँ, छुट्टी हुई तो चले गए, कुछ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी हो लोगों को बता दिया, छोटे छोटे हम रोजगार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम जो अर्चना जी आ रही है, ये जो माइग्रेशन, अभी तो रिवर्स माइग्रेशन सारा हो गया है कोविड के कारण, लेकिन इससे पहले जो हम कहते थे कि गांव से पलायन हो रहा है शहरों की ओर, एक रीजन देखिए ये भी हो रहा था कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं गांव में, जो बड़े बूढ़े हैं, अब वो भी ये बात कहते हैं बच्चों से, आज की पीढ़ी से, कि गांव में जब कुछ है नहीं खाने कमाने को तो हमारे बच्चे गांव में क्या करेंगे, जाने दो शहरों में, चाहे वहां होटल में काम करे चाहे कहीं भी काम करे। तो मैं हमेशा वहां जाके यही कहती थी कि नहीं, मैं भी रोजी रोटी के लिए शहर में बैठी हूँ देहरादून में, लेकिन जो हमारे गांव में जो चीज है उन शहरों में नहीं है, हमें उन्हें यही जिंदा रखना है। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि वहां जाके उन्हें बताया जाए कि वाकई वो क्या क्या है हमारी गांव में, क्योंकि यही तो गांधी जी भी कहते थे कि गांव में ही हिंदुस्तान बसता है, ये हम सब जानते हैं। और आज हम इस चीज को मान भी रहे हैं, आज सब लोग हम बात कर रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन है, ये कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फिशरी कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे इकोनॉमी को, जो ये माइग्रेशन हो रहा है लॉकडाउन के टाइम पे, तो ये हम बात कर रहे हैं। फिर जो है स्ट्रगल तो हमेशा चलता ही रहता है शायद लाइफ में। अगर आप बहुत ज्यादा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ नहीं जी रहे हो तो स्ट्रगल तो उसको पार्टी बना लीजिए लाइफ का। और आप भी बहुत स्ट्रगल आपने झेला है, आप इतनी मेहनती हैं, इतना एक्सेलेंट आपका एकेडमिक्स है, लेकिन अर्चना जी ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल को फेस किया है, ये मैं भली भांति जानती हूँ। और क्योंकि वो मेंटली लेकिन स्ट्रेंथन है तो वो डटकर खड़ी हैं आज भी, तो उसके लिए आपको हैट्स ऑफ है अर्चना जी। फिर अभी देखिए मेरा जब ट्रांसफर हुआ है डिग्री कॉलेज मालदेवता में, देखिए कॉलेज में जैसे मैम ने बताया, मैं बार बार बोलूंगी कि मैम की बहुत अच्छी ये बात है कि हमने अपना स्ट्रक्चर जो है, जो पुराना जो था वो वाकई खोया है। अभी जो है कॉलेजेस में लाइब्रेरी बुक्स जो बिल्कुल अच्छे ढंग से वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो बहुत टाइम से मतलब बच्चों से मैं जब कॉन्वर्सेशन करती हूँ, फीडबैक लेती हूँ कि बेटा आप मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, या तो समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं आ रही है, या इंग्लिश नहीं आ रही है, या बुक्स की प्रॉब्लम है कि किताबें पढ़ने के लिए नहीं है और खरीद नहीं सकते हो, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बच्चे के पास किताबें थी, और क्योंकि वहां पर जो है जो बच्चा आता है वो ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा आता है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, तो बच्चे को किताबें जो चाहिए वो हिंदी में चाहिए, क्योंकि इंटरनेट में जो है जो ज्यादा मटेरियल है वो इंग्लिश में अवेलेबल होता है। इवन बच्चे वो इंग्लिश के वीडियोस भी थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, हालांकि लॉकडाउन में हमने कोशिश की कि हमने हिंदी के जो बच्चों के लिए वीडियोस बनाए, तो नहीं आया। तो फिर अब मेरे दिमाग में आया कि ऐसे तो हम भरोसे में रहना तो बेकार है कि आज जो है सरकार अगर कहेगी आज किताब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, तो बच्चे का तो साल खत्म हो जाएगा तब तक, और निश्चित रूप से नंबर के लिए सफर करेगा इस कारण से। तो मैंने उसमें एक कैंपेन चलाई अर्चना जी, लिव फॉर कॉज, और जो भी मेरे जो लोग प्रेमी लोग, परिचित लोग ऐसे थे कि जो मुझे था कि ये दे देंगे, तो उनसे मैंने कहा आप लोग किताबें दान कीजिए, आप अपने बच्चों के जन्मदिन पे नाम पे कीजिए, पेरेंट्स के नाम पे कीजिए, मुझे किताबें चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। और अर्चना जी ईश्वर का इतना अच्छा वो रहा कि मुझे विद इन 1.5 हफ्ते के अंदर जो है मैंने 25,000 रुपए की किताबें इकट्ठी करके लाइब्रेरी में डोनेट कर दी। तो बच्चे भी खुश और मैं भी खुश कि कुछ एटलीस्ट बच्चे के पास, हम कॉलेज बच्चों से और किताबों से होता है, बिल्डिंगों से नहीं होता है। अगर किताबें ही नहीं है और स्टूडेंट ही नहीं है तो खाली वहाँ टीचर खड़ा होके क्या करेगा? फिर हमारी जो नौकरी है वो स्टूडेंट्स की वजह से है, और वो बच्चे और स्टूडेंट ही जो है एक विद्यालय का वो फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो अर्चना जी इस तरीके से जो है फिर धात के साथ हम जुड़े। धात आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप खुद उसमें बहुत एक्टिवली काम करती हैं। तो विमेन सेफ बीच में जब ये अनलॉक नहीं था और हर दूसरे दिन हम अखबार में सुबह जो पढ़ रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है किस तरीके से जो केसेस हम पढ़ते थे, तो उसको लेकर भी विमेन सेफ्टी को लेकर देहरादून के अंदर हम लोग जो नगर निगम में मिले थे, मेयर साहब को हमने बहुत सारे सुझाव दिए कि आप किस तरीके से जो है इसको रोक सकते हैं। हम ये पलटन बाजार के अंदर जो है विमेन सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, इतना बड़ा बाजार बन गया, दुकानें बन गई, कहीं लेडीज को बैठने की जगह नहीं है, बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह नहीं है, सारा खचाखच भर गया, वो सब हमने दी थी वहां पर सजेशंस, आपको पता है। तो
तो इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, चलती। फिर इसी में जब हमको एक्चुअली जब हमें कोई सम्मान ये आज आपने यहाँ पे बोलने के लिए बुलाया, ये बहुत बड़ा सम्मान है। तो जब कहीं पर भी कोई सम्मान मिलता है और लोग जब वो गिनाते हैं कि हमने ये किया, तब हम मुड़ के पीछे देखते हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद हमारा संपर्क मैम से टूट गया है। रोहित, आप रोहित? जी प्लीज बोलिए, शायद फोन आ गया उनका मे बी। जी, शायद उनका संपर्क टूट गया है। हमारे बीच में लोकेश नवानी जी भी हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्त्री विमर्श को लेकर जो उनके विचार हैं वो अगर हमारे समक्ष रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सर स्वयं स्त्री विमर्श को लेकर बहुत सक्रिय रूप में कार्य कर रहे हैं और स्त्री जागरूकता को लेकर एक जनगीतों की जो श्रृंखला सर ने तैयार करी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अविस्मरणीय है। लोकेश जी, आपको आवाज आ रही है? नवानी जी कनेक्ट नहीं है, फ्रिज हो रखे। हाँ, लोकेश नवानी जी नहीं जुड़े हुए हमसे। जुड़े हुए हैं लेकिन शायद नेटवर्क का इशू है, वो फ्रीज हो रखे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई हमारे पास कोई कनेक्टिविटी है। तो अगर कोई कंक्लूजन रिव्यू होगा, कोई और स्पीकर जी, हमारा समय भी समाप्ति की ओर जा रहा है। अब जल्दी से एक और बात है, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि चुनौतियां तो हमने देख ली, हमने संघर्ष भी देख लिया, समाधान भी हमारे ही पास है। जी मधु मैम, मधु मैम, जी मैम, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे मैम, आवाज आ गई? हाँ, तो कंटिन्यू प्लीज। करूंगी। जी। तो इस तरीके से ये चल रहा है और अभी पता नहीं कि कैसे कैसे स्ट्रगल लाइफ में आएंगे। अभी तो सब लॉकडाउन के फेज में है और देखिए ना कितनी अच्छी बात है, हम लोग क्लाइमेट चेंज और बचाने के, एनवायरमेंट को बचाने के लिए करोड़ों बिलियन मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स खत्म हो गए दुनिया के। और आज मीटिंग अमेरिका में, कल कहाँ और परसों स्विट्जरलैंड में, और नेचर ने कहा कि आप लोग बंद हो जाइए कमरों में, बस इतना ही काफी है, नकाब में रहिए। और हे इंसान, तुम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हो, मैं अपने को खुद जो है सफाई कर लूंगी। और आज देखिए, आज सब चिल्ला रहे हैं कि 4 महीने में जो है नदी भी साफ हो गई। चिड़िया मेरे घर के सामने खुद जो है, मैंने 22 स्पीशीज नई रिकॉर्ड की है अर्चना। इतनी चिड़ियाएं जो हैं आजकल, ये जो बीच में तो मौसम चेंज हुआ, इतनी जो है ऊपर से जो पार्शियल माइग्रेंट होती है बर्ड्स, वो नीचे आने लगी हैं। तो हमको जो है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमको संवेदनशील होना है। और जो एक्चुअल जो ह्यूमैनिटी है, नो मैटर कि हम कौन है, सबसे पहले वी आर द ह्यूमंस। और बीइंग ह्यूमन की जो बात होती है, और जो गलीलियो की बात मुझे बहुत पसंद है कि ये मैं इस पृथ्वी का नागरिक हूँ, आई एम द सिटीजन ऑफ होल अर्थ। मैं उत्तरकाशी का नहीं हूँ, मैं देहरादून का नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट ओनली एन इंडियन या अफ्रीकन और स्विट्जरलैंड का हूँ या पोलैंड का हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ। और तभी मैं, जो ब्रेन है हमारा, जो टॉप फ्लोर है बॉडी का, तभी वो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच रख सकता है, हर चीज के प्रति वो संवेदना रख सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच अर्चना। सुशीला भंडारी मैडम, मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उनसे आज आपकी बात करवाऊंगी। सुशीला भंडारी मैडम, आप ऑडियो के थ्रू हमसे जुड़ चुकी हैं, आप अपनी बातें हमसे कह सकती हैं, बोलिए बोलिए। आप अपने संघर्ष को बताइए कि आपने मंदाकिनी नदी के लिए क्या किया। नमस्ते मैडम, मंदाकिनी नदी के लिए हमने जो है कि जल जमीन पे बहुत संघर्ष किया, 65 ग्राम सभा वाली। और जो हमारे यहाँ आज नदी को जो करते हैं और वो जंगल काटा जा रहा है, जो हमारा पूरी खेती बर्बाद हो रही है, गांव बर्बाद हो रहा है, इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। महिलाओं ने अपने घर का काम काज करके अपने बचाने के लिए, लेकिन हम आपने सरकार के सामने बचा नहीं पाए। जी थोड़ा इसको फोन को स्पीकर के सामने लेके जाइए, माइक के सामने, आवाज बहुत कम आ रही है। 62 ग्राम सभा महिलाओं ने जो है कि 6 महीना उनको वहाँ पे रहा पोलो में, के बगल में, और 9 महीना में अपनी जंगल मेरा पे हम ये पंचायत जंगल जो गाँव वालों
टीन सेट बनाया, तो टीन सेट भी अभी यथावत है वहाँ पे, उनका काम चल ही रहा था, लेकिन टीन सेट वहाँ पे यथावत है। जी धन्यवाद मैम। मैं भंडारी मैडम आपसे फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात का। मैं अब आपकी इनकी बातों को बताना चाहूंगी कि आपने मंदाकिनी नदी पे बनने वाले बांध को लेकर जो उसकी समस्या थी उसको लेकर उन्होंने एक पहल उठाई थी और इन्होंने 9 महीने का संघर्ष किया और जिसपे इनको कई तरह की विरोधों का सामना करना पड़ा शासन प्रशासन के। बाद में लोगों ने सहयोग भी किया है, लेकिन ये एक ऐसी पहाड़ी महिला का संघर्ष था जिसको पता ही नहीं था कि संघर्ष क्या होता है। उनके दिमाग में ये था केवल कि हमें बांध नहीं बनने देना है, मुझे बड़े बांध नहीं बनाने हैं और मुझे अपनी नदी को बचाना है। तो ये एक ऐसी पहल है जिसपे हम सबको सोचना होगा कि स्त्री विमर्श को लेकर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो चुनौतियां तो बहुत रही हैं। मैं वही बात कर रही थी कि संभावनाओं की हम बात करें तो मधु जी क्या आपको लगता है, जो आपने कहा कि आप स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे कैंप लगाते हैं और आगे भी आप बहुत प्रयासरत हैं, शारीरिक जो आपने कहा कि असक्षमताएं हैं उनको आप किस तरह से महिलाओं को लेकर आप जोड़ के कार्य कर रहे हैं और आगे आपका क्या प्लानिंग है, वो अगर हमसे शेयर करें तो बहुत सही रहेगा। जी मधु जी। देखिए, महिलाएं तो महिला होने के नाते महिलाएं दिल के बहुत करीब हैं। फिर मेरी माँ और दादी जी स्वर्गीय, दोनों का ही नाम एक ही था, स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी, उनसे मेरा बहुत लगाव रहा है। तो मैंने महिला का जो जीवन है उसको उनकी गोद से लेकर और जब उनकी स्थिति आई कि वो मेरी गोद में वो उसमें रही हैं अपने वृद्धावस्था में, तो उस समय तक की मैंने जर्नी को देखा है। मैं महिलाओं से बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ और जब भी हम गोकुल का कोई जो भी कार्यक्रम, जो स्वास्थ्य शिविर है या जागरूकता का कार्यक्रम है, तो हम उसमें यह प्रयास करते हैं कि महिलाएं अपने जो उनकी सीमितताएं हैं उनसे ऊपर उठ करके आगे आए और ना सिर्फ वो एक लाभार्थी के, एक बेनिफिशियरी के रूप में, जिसमें कि उनको चिकित्सा या शिक्षा से हम जागरूक करते हैं या अन्य कोई उनका जो सपना हो उसको पूरा करने के लिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो एक प्रतिभागी के तौर पे भी, हमारी संस्था से बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस महामारी के दौर में तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि सभी आशा और इंसान के जीवन में आशा और निराशा तो सदा ही रहता है। जैसे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है तो वहां पे धर्म भी था, अधर्म भी था और अर्जुन बार बार थकते थे जूझते हुए, लेकिन कृष्ण सदा ही उनको सहारा देते थे, उनको आगे बढ़ाते थे। उसी प्रकार हमारी जो महिलाएं हैं वह इस कोरोना महामारी के दौर में और कभी भी जब भी कोई समस्या किसी के पास होती है तो आशा और इस निराशा के झूले में हर व्यक्ति को आशा की ओर ले जा सकती है, उनका मनोबल बढ़ा करके। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन एक मनोबल ही है जो यदि ऊंचा है तो हर चीज आप जीत सकते हैं। इस महामारी को भी मनोबल से ही जीता जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सब मनोबल अपना ऊंचा रखें और अपने सपनों को पूरा करें और समाज के लिए भी कार्य करें। मुझे देखिए, मैंने विवाह नहीं करने का निर्णय लिया, एक लीक से हटकर बात थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे समर्थन दिया। मेरे पिता स्वर्गीय श्री गोकुलानंद मैत्री जी एवं मुझे जो है परमाध्यक्ष श्री मोहन जगुड़ी जी ने आत्मबल प्रदान किया कि मैं अपनी जो दर्द है उससे ऊपर उठ करके सोच सकूं। उन्होंने बताया कि दुनिया में जाओ तो सही, देखो कितना दर्द फैला है, उनके दर्द को तो आत्मसात करो, उनके दर्द को तो महसूस करो, उनके दर्द के लिए कार्य करो। मैं सोचती हूँ एक महिला होने के नाते जो एक संवेदनशीलता जो एक महिला का गहना होता है उसके नाते शायद मैं इस कार्य को कर पाई हूँ। तो हर महिला से मेरा यही आह्वान है। उत्तराखंड की महिला तो वैसे भी बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति की हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के बीच में पली बड़ी हैं। तो मैं तो उनसे यही कहूंगी कि वह अपना आत्मबल भी ऊंचा रखें और अपने आसपास के परिवेश में हर व्यक्ति का आत्मबल ऊंचा रखें। आज के इस महामारी के दौर में तो यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है।
जी धन्यवाद मधु जी। सही बोला आपने कि जो महामारी है इससे बहुत सारी और मधु थपलियाल मैम ने भी कहा कि इस महामारी ने हमको बहुत सारी चीजों को रिवाइटल करने का मौका दिया। हम बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उन पे कार्य कर रहे हैं। और जहां तक जैसे हमने लिखा भी था कि सामाजिक जो हलचल थी वो उस पे हम लोग विराम लगा रखा है आजकल, लेकिन बौद्धिक हलचलों पे विराम नहीं लगना चाहिए। और इसी का प्रयास किया था आज उत्तराखंड विमर्श मंच के द्वारा। तो हम आशा करते हैं कि जो भी आज हमारी चर्चा रही है वो सार्थक रही होगी। और मैं अंत में कमला पंत मैम से जानना चाहूंगी कि संभावनाओं को लेकर अब आप हमें क्या सुझाव देना चाहती हैं? कमला पंत मैम। कमला हमारा शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है कमला पंत मैम से। माधुरी बर्थवाल मैम, लोक संस्कृति और लोक गीतों के संरक्षण को लेकर जो आपका कार्य है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एक और चीज जो मैं भूल गई। महिला सवर्ण महिलाओं को लेकर जो बैंड बनाया, बोलते हैं ना हमारे यहाँ ढोल नहीं बजाया जाता है, हमारे यहाँ जो एक बनाया हुआ है माइंडसेट तैयार किया गया है कि ये फलानी चीज ये व्यक्ति नहीं करेगा। तो सवर्ण महिलाओं का या महिलाओं का जो बैंड आपने बनाया है उसकी आपका जो आपने प्रयास किए और जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं उसमें और क्या क्या संभावनाएं आप देखती हैं महिलाओं के उत्थान को लेकर? मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत कम समय रह गया है, जी बताइए संक्षेप में। आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिए मैम। जी बोलिए। जब हम किसी चीज के लिए सोच लेते हैं ना कि वो करना है तो वो हो ही जाता है। अगर हम पीछे हट गए तो फिर हो गया डर के मारे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये विद्या है, इसमें कोई किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसको पुरुष बजाएगा, इसमें महिलाएं नहीं बजा सकती। जब महिलाओं को लेकर के मैं किसी कार्यक्रम में जाती थी और वो लोग पैसा, मैं तो कभी किसी से बोलूं भी नहीं कि तुम इनको पैसा दो या मत दो, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं भाई, उनकी जितनी हैसियत होगी उतनी करेंगे। लेकिन हमारे तो मेरा तो यही लक्ष्य है कि संस्कृति अपनी संरक्षित करो। इसलिए कभी ले गई होंगी तो उन्होंने कुछ पैसा दिया होगा तो वो 7 दिन जो साथ में जाते थे उनको सारा पैसा मिल जाता था और इनको कुछ नहीं मिलता था। तो मेरे को लगा कि इन्हीं को सीखना चाहिए। फिर मैंने इनसे बोला तुम सीखो, कहने की ढोल कैसे बजाए? मैंने कहा ढोल, चलो ढोल बजाओ, सीखो, कोई नहीं। तब फिर मैंने इनसे ये करवाया ढोल। तो ये इसमें किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ये माता भगवान शंकर माता पार्वती का है भाई, उसको कैसे बोल रहे हो आपकी महिलाएं नहीं बजा सकती अपने मन से, महिलाओं को धक्का मार दिया, ऐसे नहीं होता। तो मेरी आदत तो ये हो गई कि जो रूढ़िवादिता है ना वो आदत की पड़ गई है मुझे कि पहले संगीत को वो करो, रूढ़िवादिता तोड़ो, फिर इसमें ढोल दमाओं को तोड़ो। इसलिए कोई भी जब हम किसी चीज के लिए लगनशील होते हैं तो कोई भी शिक्षा लेना बुरी बात नहीं है, और उसको अच्छी तरह से उसको वैज्ञानिक अध्ययन करो, उसका फिर वैज्ञानिक रूप से सामने रखो, कोई उसको डिनाई नहीं करो। उसको रखने का तरीका भी तो होना चाहिए, ये होना कि तुम ऐसे करो बिना सोच समझ के। अगर हम शास्त्रीय संगीत के निष्कर्ष पर हम करेंगे, अपनी लोकगीतों को सामने रखेंगे तो हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। और शास्त्रीय संगीत के भी मूल में लोकगीत ही हैं। और मैं, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति हमारे गढ़वाल से हुई है, भगवान शंकर है उसके मूल उत्पत्ति करता। तो और हम ही उसको भूल जाएंगे तो फिर हमारे को तो बहुत बड़ा पाप मिलेगा। इसलिए मैं क्यों करूँ ये पाप, है ना? इसलिए लोक संगीत को इतना आगे बढ़ाओ कि उसको वैज्ञानिक रूप से सामने रखो तो सब उसको स्वीकारेंगे। कोई भी विद्या बुरी नहीं है, सबको सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि आज हमने जिन जिन पक्षों को छुआ है वो सारे पक्ष एक ही
उत्तर देते हैं वो ये देते हैं कि संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती है और स्त्री जीवन में अगर संघर्ष है तभी वो स्त्री का जीवन है। मेरे ख्याल से सभी के जीवन में संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष से परे आगे बढ़ना है। जी बोलिए मैम, बोलिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी जो देवभूमि है ना, जो ये देवभूमि, ये हमारी वीर भूमि भी है। और यहाँ की जो माँ है वो इतनी जागरूक है, इतनी बढ़िया है वो माँ कि वो खुद अपने बेटे से बोलती है कि जा जय लाडा जा बेटा मेरा, हे भारत माता सच लगौंदी देख बैरी है ना तेरी बेट पाठौंद जली लाडा। कितनी बढ़िया बात बोल रही हूँ। तूने दूसरों को मार देगा, तू जा वहां पर अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए। तो वीर भूमि भी है वो, माँ यहाँ की बहुत वीर है। मैं यहाँ की माँ को कमजोर नहीं समझती, बहुत कुछ कर सकती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद माधुरी जी। आपने मैं चाह रही थी कि आप कुछ स्त्री विमर्श को लेकर हम जो हमारी चर्चा हुई थी उसका अंत कोई लोकगीत से करें, आपने कर ही दिया उसका। तो जो आज हमारा विमर्श रहा, मुझे लगता है कि हम सार्थक हुए। अपने बहुत सारे ऐसे विषयों को हमने आज छुआ जिन पे बात करना बहुत जरूरी था। महिलाओं के गूढ़ रहस्यों को लेकर, अपने जीवन में जिस तरह की सफलताएं आप लोगों ने हासिल करी है और अभी न जाने कितनी सफलताएं अभी और हासिल आप लोगों को करनी है, और बहुत सारी प्रेरणाएं जो आप आज आपने इस मंच के द्वारा दी हैं, उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी जिनके द्वारा ये आज कार्यक्रम हो पाया, जिसमें उत्तराखंड विमर्श, वनाधिकार आंदोलन, पंचायत जनाधिकार मंच और स्वयं सिद्धा एकल महिलाओं का जो फोरम है उसके द्वारा हम लोग इस परिचर्चा को कर पाए हैं। और सबसे बड़ा एक धन्यवाद बनता है इस परिचर्चा के आयोजक प्रेम बौखंडी जी का, जिन्होंने ये विचार रखा और हम इसको निभाने में, इसको बनाने में कहाँ तक सफल हो पाए ये आप लोगों के रिएक्शन से पता चल पाएगा। बहरहाल मैं अभी फिर से अनौपचारिक रूप से सुशीला बलूनी जी, जो हमसे टेक्निकल रूप से जुड़ नहीं पा रही थी, वो हमसे जुड़ रही हैं। जी मैम, मैं आपसे, जी मैं बोल रही हूँ। सुशीला बलूनी जी मैम हैं, आपको पता ही है, आपको परिचय की कोई जरूरत नहीं है। आप उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। उन्होंने फोन करा कि मैं बेटा मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, फोन के माध्यम से ही सही। आई थिंक आप लोगों को सुनाई पड़ेगा। मैम बोलिए, आप अपनी बात बताइए। जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ जो ये प्रयास शुरू किया है के तहत, यहाँ पे बैठ इसको ब्लूटूथ पे लगा दे। नहीं होने वाला। तो मेरा ये है बेटा कि तुम लोग जो जिस राह पे चलना चाह रहे हो बिल्कुल उस राह पे पहुंचोगे। आगे का संकल्प तभी पूरा होता है जब वो अपने संकल्प के प्रति हो सके और विश्वास भाव से चलाए पर जाता है तो मंजिल उसके पैर छूती है। और ये मेरा अनुभव विश्व उत्तराखंड आंदोलन से है। महिलाएं जो बेचारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, इस राज्य की लड़ाई में कैसे महिलाओं को मैंने बाहर निकाला। 7 साल उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया और मैं आज दावे के साथ कहती हूँ कि अगर महिलाएं उस समय उत्तराखंड के बाहर नहीं निकलती तो शायद आज हम उत्तराखंड राज्य में नहीं जाने जाते। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
मुझे नहीं पता कि आप लोगों तक कितनी आवाज पहुंच पाई, लेकिन वो इनकी जिजीप्सा थी कि वो उत्तराखंड आंदोलन को लेकर जो उनका जो संघर्ष रहा है वो हमसे शेयर करना चाहती थी, बट वही है टेक्निकल प्रॉब्लम्स के तहत वो जुड़ नहीं पाई। तो हमें नहीं पता कि हम कितना सफल हुए या असफल हुए, लेकिन हाँ एक वैचारिक रूप से एक नई शुरुआत हमने अवश्य की है। इसको लेकर मैं मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमने जो शुरू करा है वो अभी शुरुआत है, अभी हमें और आगे तक बढ़ना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पुनः प्रेम बौखंडी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस तरह के आयोजन के लिए अपना इनिशिएटिव लिया है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू बी देयर। थैंक यू सो मच। अब आप लोग इसको एक एक करके छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। थैंक यू।